एयरफोर्स में बैठ के विमान चलाते हैं और उनके विमान गिर जाते हैं, वो क्या गिरने की आकांक्षा लेके विमान में बैठे थे? क्योंकि वो भी तो इम्पोर्टेंट बात है कि जो बच्चे डे केयर वगैरह जाते हैं वो खुद के हाथ से खाना सीखते हैं। जी अगर जी। घर पे बैठे रहे तो शादी होने तक माँ के हाथ से ही खाना खाते रहते हैं। क्योंकि शायद आप आगे पूछने वाले हैं कि बच्चों को पैसे की कीमत नहीं रहती तो हम उसका क्या करें, बच्चों को किसी भी चीज़ की कीमत नहीं रहती उसका क्या करें। तो हमने उनको वो कीमत सिखाई नहीं है। अच्छे खासे पढ़े हुए लोग उस स्कूल में पढ़ाते हैं और जो शायद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं स्कूल चलाते हैं। वो स्कूल ओन करते हैं, स्कूल चलाते हैं, स्कूल से पैसा कमाते हैं। सामने बच्चा दिखा तो सब एडल्ट्स को लगता है कि चलो इनको थोड़ी अकल सिखा देते हैं। हमने तो जिंदगी में बहुत अकल पाल ली है। तो उत्तर तो ज़रूर दूंगा, लेकिन पेरेंट्स के ये पल्ले नहीं पड़ने वाला, वो कुछ बदलने वाले हैं नहीं। 10th के मार्क्स तो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गए, 12th के मार्क्स भी रिलेवेंट हो रहे हैं क्योंकि सब एंट्रेंस एग्जाम पे जा रहा है। अगर अपने बच्चों को आप 12 आवर्स अ डे विदाउट गैप परफॉर्मेंस के लिए कंटिन्यूस पुश कर रहे हो तो ये आपने शेयर मार्केट से खरीदा हुआ शेयर है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बच्चा खुद पढ़ना सीखेगा। तो आपको ये चॉइस करना है कि आपका बच्चा गधा बनने वाला है या घोड़ा बनने वाला है। तो हम ये जो अपाहिज अनपढ़ गंवार बच्चे बना रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव स्कूलों में भेज भेज के, ये अपने लिए ज़्यादा चिंता की बात होनी चाहिए कि बच्चे को हमारे लिए बिल्कुल आदर नहीं है। ये बात तो है। हाँ, अगर आप उसके नौकर बन जाते हो तो नौकर के लिए किसको आदर है? स्कूल में नहीं गए उनके ही संत हुए है ना। जो स्कूल में गए वो शायद राजा की दफ्तर में काम करते थे। काम करते हैं। बच्चे हमारा दूसरा चांस नहीं है एट लाइफ। इफेक्टिव पेरेंट्स बनने के लिए आपको ना बोलना जरूरी है। क्या आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता, आपको जवाब देता है पलटकर और आपके कंट्रोल के बाहर हो गया है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। अगर आपके पास पेरेंटिंग से लेके कुछ समस्या है, दुविधा है और बहुत सारे सवाल है, तो आज के एपिसोड में हमारे साथ है डॉक्टर भूषण शुक्ल सर, जो एक जाने माने साइकेट्रिस्ट है और काउंसलर भी है। आज वो हमें हमारे सारे सवाल के जवाब देने वाले हैं। तो वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। डॉक्टर भूषण सर, बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम Thank टू you. आवर शो सर। थैंक यू। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि हम लोग मानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बच्चों के लिए माँ बाप भी भगवान का रूप होते हैं, तो इन दोनों भगवानों में हमेशा अनबन क्यों लगी रहती है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भगवान से ज्यादा तो देव और दानव वाली बात है वही कि दोनों मिलके समुद्र मंथन कर रहे हैं और उसमें जो भी निकल रहा है वो दोनों आपस में बांट रहे हैं। जी बिल्कुल। तो पेरेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं निकल रही है, ऐसा दिख रहा है इसमें। और ये बच्चों को भगवान किस उम्र तक माना जाना चाहिए? क्योंकि आप हम लोग देखते थे, आपने बात की कि दानव और इसका चल रहा है, तो ये जब छोटे होते हैं तो ठीक होता है, लेकिन जब जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनका ये भगवान का रूप कुछ और रौद्र रूप में हो जाता है चेंज। नहीं, मुझे तो लगता है कि ये भगवान वाली बात अभी बाजू में रखे तो अच्छा है। भगवान की जगह मंदिर में है और हमारे दिल में है, जहाँ है वहाँ ठीक है। ये एक दूसरे में भगवान को देखना ये दोनों तरफ से बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आप भगवान बच्चे को भगवान करोगे तो भी प्रॉब्लम है जी, और माँ बाप को भगवान करोगे तो भी बच्चों के लिए प्रॉब्लम है। तो मनुष्य रहे हम लोग अपने एक दूसरे के लिए तो वही ठीक है। जी सही। सर, बच्चे जैसे ही गर्भ में बच्चा आए तो आजकल अभी वो गर्भ संस्कार को बहुत ज़्यादा हाइप करते हैं। अभी बच्चे बड़े होने के बाद तो माँ बाप अपनी ख्वाहिशें उन पे लाते ही है कि तू ये बन, तुझे ये बनना है, वॉटेवर। लेकिन गर्भ संस्कार के नाम पे या जैसे ही एक लेडी को पता चलता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, तो तभी से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। फिर ये कार्ड्स दिखाओ तुझे, फिर वो कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हो तो आप उसे कंटिन्यूसली, वो मम्मी ने क्रिकेट की बातें करनी चाहिए, आर्टिस्ट बनाना है तो आर्ट्स की बातें करनी चाहिए। तो ये जो गर्भ संस्कार के नाम से ये सब चीज़ें तभी से जो बच्चों पे लाते हैं पेरेंट्स, माँ, तो ये कहाँ तक सही है? साइंस की बात की जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दम है नहीं। ना ये कभी प्रूव हुआ है कि ये सब पागलपना करने से बच्चे क्रिकेटर या एक्टर बनते हैं।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है अपने लिए कि जब भी प्रेगनेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो जैसे उस स्त्री का खुद की बॉडी से पूरा कंट्रोल चला जाता है, क्योंकि वैसे भी स्त्रियों को इतना फ्रीडम तो नहीं दिया जाता। तो अभी उनके मन का भी ताबा बाकी के लोग ले लेते हैं। शरीर का तो ताबा वैसे ही पहले से ही ले चुके होते हैं कि तुम अब ये खाओ, ये मत करो, वो मत करो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे प्रेगनेंसी डिक्लेयर हो जाती है तो इनिबिशंस बहुत डाले जाते हैं। और काफ़ी स्त्रियों से हम ये सुनते हैं, काफ़ी माँओं से ये सुनते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट पीरियड रहा है, क्योंकि इतना टेंशन दिया जाता है। कुछ भी किया तो उसके इतने बड़े बड़े डेंजरस आउटकम कुछ तो भी बताए जाते हैं, और ये सब झूठ है। वो कहीं बंगी जंपिंग करने के लिए नहीं जा रही है, सिर्फ सीढ़ी उतर के शॉपिंग जा रही है, तो उसमें इतना क्या होने वाला है। तो ये जो कंट्रोल लेने वाली जो बात है, इसकी तकलीफ सबसे ज़्यादा होती है। और कोई भी उठता है और उनको सलाह देना शुरू करता है तो ये और भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक्चुअली मेजॉरिटी मदर्स के लिए प्रेगनेंसी ये इतनी खुशी की टाइम नहीं रहती, अभी तो बिल्कुल ही नहीं रहती। लेकिन अगर हम अगर अलग इस ढंग से सोचें कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या मैनिफेस्टेशन है कि हम लोग जो बात करते हैं वो हमारे पास आ जाता है, तो फिर ये अगर मैं मानता हूँ कि गर्भ संस्कार जो है कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें और जो हम ऐसा बात कोई लॉ करें, है नहीं। ऐसा नाम का किसी ने एक बुक लिखा है और उस पर धंधा चला रहा है। ऐसा कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ है नहीं। कि हम जो बोलते हैं पॉजिटिवली तो वो हमारे साथ आता भी है, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता है? तो आप उन लोगों से पूछिए जो एयरफोर्स में बैठ के विमान चलाते हैं और उनके विमान गिर जाते हैं, वो क्या गिरने की आकांक्षा लेके विमान में बैठे थे? या भगवान के लिए जो जाते हैं, यात्रा के लिए जाते हैं, पूरे की पूरे बसें खाई में कुएं में गिर जाती है और 50-50 लोग मर जाते हैं, बिल्कुल। वो क्या डायरेक्ट भगवान को ज्वाइन होने की आकांक्षा लेके बैठे थे उस बस में? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे किस मनगढ़ंत चीज़ों पे 21st सेंचुरी के पब्लिक को बिलीव करके खुद की ज़िंदगी को इतना टेढ़ा मेढ़ा करना चाहिए। राइट। जो चल रहा है वैसे चलने दे। नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग में पॉइंट है, लेकिन ये जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी चल रही है तो इसमें ज़रा प्रॉब्लम है कि जो खुद के लिए करे वो ठीक है, दूसरों पे लादना बहुत प्रॉब्लमेटिक है। जी, कि अगर आपका इस चीज़ पे भरोसा है तो आप खुद के लिए चालू रखिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। ये लोकशाही है, हर एक को पूरा फ्रीडम है जो चाहे वो करने का, लेकिन दूसरों पे खुद के ख्याल लादने का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। राइट है। जब गर्भ संस्कार के बाद अभी बात करते हैं कि जब एक ज़माना था जब स्कूल को बच्चों में एडमिशन दाखिले के लिए 5 साल 6 साल रुकना पड़ता था। अभी तो ये हाल है कि जैसे बच्चा पैदा 2 साल का हो गया तो टॉडलर्स ग्रुप, फिर नर्सरी ग्रुप। तो ये इतना उचित है या नहीं है कि थोड़ा बच्चे को थोड़ा सा उसका बचपन भी 2-3 साल उम्र में जीने का हक होता है, पर नहीं, हम लोग लगे होते हैं कि तो अभी से स्कूल जाओ, नर्सरी जाओ, ये करो। और ये डिमांड अगर स्कूल की तरफ से आती है और हम सप्लाई करते हैं, क्या पेरेंट्स की डिमांड होती है और फिर वो लोग हमसे बात करते हैं? एक सीन है क्या एक्चुअली, कैसा है? तो देखिए, उसमें एक इशू ऐसा है कि अभी हर एक घर में बच्चे बहुत कम रहते हैं। 50 साल पहले या 40 साल पहले तक जो परिस्थिति थी कि लोग छोटे घरों में रहते थे, जॉइंट फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा होती थी, काफ़ी सारे बच्चे होते थे और पूरा दिन बच्चे घर के बाहर अपने समवयस्क बच्चों के साथ खेलते थे। तो ये बच्चे की डेवलपमेंट के लिए नॉर्मल इन्वायरमेंट है। हम सोशल एनिमल है, तो हमारा जो भी डेवलपमेंट होता है वो सोशली इंटरेक्शन के साथ होता है। और अभी अगर आप पिछले 20-30 सालों की बात देखें तो घर बड़े होते जा रहे हैं लेकिन फैमिलीज छोटी होती जा रही है। बिल्कुल। बच्चे को एक्सपोजर काफ़ी कम है, दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं। तो ऐसा बच्चा, छोटा बच्चा घर में बैठा रहे नाना नानी के साथ, दादा दादी के साथ या केयर टेकर के साथ, तो 4-5 एडल्ट है और एक बच्चा है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे, ये हेल्दी सिचुएशन नहीं है। अच्छा। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि बच्चा नर्सरी जाए या इवन डे केयर जाए, कि जहाँ अपने ही उम्र के, हम उम्र बच्चों के साथ कुछ सीखे, खेले, खाए, थोड़ी डिसिप्लिन लगे। क्योंकि वो भी तो इम्पोर्टेंट बात है कि जो बच्चे डे केयर वगैरह जाते हैं वो खुद के हाथ से खाना सीखते हैं। अगर घर पे बैठे रहे तो शादी होने तक माँ के हाथ से ही खाना खाते रहते हैं। तो वो वाली जो बात है, तो सोशल डेवलपमेंट के लिए, टू अ ग्रेट एक्सटेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, और जिसे हम एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग बोलते हैं, लाइफ स्किल्स बोलते हैं, वो सीखने के लिए बाकी बच्चों की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके घर में आधा डजन बच्चे नहीं हैं
तो आपके बच्चे के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा कि वो नर्सरी स्कूल में या डे केयर में जाए। अच्छा, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं, इनफैक्ट अभी वो ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सीनियर्स के साथ बच्चा घर पे रहेगा तो थोड़े डेवलपमेंट में इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं रहती बच्चा संभालने की, तो वो बच्चे स्क्रीन के आदी बन जाते हैं जी। और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो इससे तो बच्चा अच्छा है कि बाकी बच्चों के साथ रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, टॉडलर ग्रुप, प्ले ग्रुप, इसके बाद जो हर पेरेंट को बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि मैं मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छी, बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी स्कूल में डालूं, लेकिन आजकल के सिनारियों में डोनेशन देने के बाद भी क्या स्कूल में उतनी ही एजुकेशन क्वालिटी मेंटेन की है स्कूल एजुकेशन ने? और उसी के साथ में मतलब पेरेंट्स इतना खर्चा करते हैं एक बच्चे के पीछे, पहले स्कूल में डोनेशन, मतलब नर्सरी के लिए भी डोनेशन दे रहे हैं, स्कूल की फ़ीस तो लाखों में है ही, और उसी के साथ में क्या हर वो स्कूल के टीचर्स, जिसे हम हमारे ज़माने में गुरु कहते थे, तो आजकल वो टीचर्स भी क्या अपनी एजुकेशनल जिम्मेदारी निभा रहे हैं, या ये स्कूल का माहौल भी सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया, या वो भी टॉक्सिक हो रहा है? आपने काफ़ी सारे सोशियोलॉजिकल हाँ। सवाल इस पे खड़े किए हुए हैं। तो बात यह है कि ये जो लाख, सवा लाख या उससे भी ज़्यादा फीस लेने वाले स्कूल है, ये 3% to 5% पॉपुलेशन के लिए है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हम पूरी ज़िंदगी इसी सोसाइटी की छोटी सी स्लाइस में निकालते हैं और हमें लगता है कि पूरी सोसाइटी यही है। तो ये बात तो नहीं है, क्योंकि भारत का एवरेज अगर आप इनकम देखें, जीडीपी देखें, पर कैपिटा इनकम देखें, तो वो $2,000-2,500 के आसपास है। अच्छा। तो फैमिली का इनकम अगर 2 लाख 2.5 लाख के आसपास है, तो बच्चा 1 लाख प्लस वाले स्कूल में नहीं जा सकता उस फैमिली से। तो ये जो बात हो रही है, ये सिर्फ 2-3-4% एट द मोस्ट 5% वाले पॉपुलेशन की हो रही है। दूसरी बात यह है कि भारत के समाज के हिसाब से अगर हम देखें तो हर एक चीज़ का क्या बोलते हैं, हर एक चीज़ का अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो अपनी शादी के मोड में होना चाहिए। कि जैसे बड़ा से बड़ा फैमिली में शादी करने की कोशिश होती है, बड़ा से बड़ा विवाह किया जाता है, खर्चा किया जाता है, पूरी ज़िंदगी के उसके लिए पैसा लगाया जाता है, जमा किया जाता है, वैसे ही एजुकेशन का बन गया है। ये जो चल रहा है, जो सो कॉल्ड एक्सपेंसिव स्कूल है, वो सोसाइटी के छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं कि वहाँ जाएगा तो मेरे बच्चे को अच्छी कंपनी मिलेगी, बराबर वैसे लोगों के साथ रहेगा कि जो बिजनेसमैन होने वाले हैं, ये होने वाले हैं, फलाने ढमकाने होने वाले हैं। तो इससे इस स्लाइस में जो बच्चे पल रहे हैं, उनका बाकी समाज से कुछ भी नाता नहीं रहा है। तो आप इतना पैसा डाल के अपने बच्चे को खुद के ही समाज से अलग कर रहे हो। उन्हें ये पता नहीं है कि नॉर्मल भारतीय आदमी की ज़िंदगी कैसे होती है। बात ये नहीं कि उनको गरीबी में रहना चाहिए, लेकिन उनको इस बात की भावना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद आप आगे पूछने वाले हैं कि बच्चों को पैसे की कीमत नहीं रहती तो हम उसका क्या करें, बच्चों को किसी भी चीज़ की कीमत नहीं रहती उसका क्या करें। तो हमने उनको वो कीमत सिखाई नहीं है। हमने उनको ये सिखाया है कि आप पैसा फेंको तो तमाशा हो जाएगा। और थोड़ा सोच करें कि हर एक आदमी जैसे पैसे के बारे में सोचता है, तो सिर्फ पैसा डालने से आपको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलने वाला। ये भी बात वही है, क्योंकि जो एजुकेशन जो है वो टीचर्स पे डिपेंडेंट है, स्कूल सिस्टम पे डिपेंडेंट है, और वो टीचर्स हमारे ही सोसाइटी से आ रहे हैं। तो वही कोई मार्स या जुपिटर से तो नहीं आ रहे, हमारे ही सोसाइटी से आने वाले टीचर्स है। तो वो सोसाइटी के ऊपर उनकी पहुंच नहीं हो सकती। बिल्कुल। लेकिन अभी एक और मेरा सवाल है कि हम लोग, जैसे आपने बताया कि हम लोग नहीं बताया कि हम लोग अच्छे से अच्छे स्कूल चॉइस करके ज़्यादा पैसा देकर भी अच्छे स्कूल में बच्चों का दाखिला करवा देता है, पर बहुत बार देखा ही जाता है कि बच्चे का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है कि वो चिड़चिड़ा बन जाता है, एजुकेशन से बोलो या किसी और चीज़ से, और माँ बाप उस चीज़ को ना समझ नहीं पाते कि मेरे बच्चे में एग्जैक्टली क्या गलत है या मेरे में क्या गलत है कि बच्चा इतना हो गया है चिड़चिड़ा। तो ये आम जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है और इसकी वजह क्या है? मुकेश जी, जो आपने अच्छे स्कूल की बात कही, उस पर मुझे लगता है अपने को थोड़ा और सोचना चाहिए कि अच्छा मतलब क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है। जी। तो अच्छे का क्राइटेरिया यह हो गया है कि जिस स्कूल के बच्चे
90% 95% के आगे मार्क्स लाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, वो स्कूल को अच्छा कहा जाता है। हाँ, ऐसा तो नॉर्मली। और फंडामेंटल चेंज जो हम सब लोगों ने पिछले 20 सालों में देखा है कि स्कूल एजुकेशन का लाइफ से कनेक्शन काफ़ी टूट चुका है। कि हम स्कूल में जो भी कुछ करते हैं, जो भी कुछ सीखते हैं, जितने भी मार्क्स लेके आते हैं, उसका लाइफ पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। एप्लीकेशन वाइज बहुत कम ही। तो हमें ये देखना चाहिए कि स्कूल चलाने वाले जो लोग हैं, मैं टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूल के मालिकों की बात कर रहा हूँ, उनकी पढ़ाई कितनी है और वो कौन से स्कूल में गए थे। तो वो अगर देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि अच्छे खासे पढ़े हुए लोग उस स्कूल में पढ़ाते हैं और जो शायद इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल चलाते हैं, वो स्कूल ओन करते हैं, स्कूल चलाते हैं, स्कूल से पैसा कमाते हैं। तो ये भी पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हम अपना बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहाँ फेंक रहे हैं। ये एक बात है। दूसरी, जो चिड़चिड़ेपन की आपने बात की, तो एज अ चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट जो बात हमेशा मुझे दिखती है, मैं काफ़ी सारे पुणे में 40-50 स्कूलों के साथ काम करता हूँ, जो म्यूनसिपल स्कूल से लेकर आईबी स्कूल्स तक पूरी रेंज है। तो सभी बच्चों का जो अभी वर्किंग डे है वो 10-11 घंटे का बन चुका है। अच्छा। कि हर एक बच्चे को सुबह 6-6:30 बजे उठ के पहले स्कूल बस पकड़नी पड़ती है, 2:30-3 बजे तक स्कूल में बच्चे रहते हैं, 1-8 घंटे का कम्यूट हो जाता है बच्चों का। उसके बाद थोड़ा घर पे आए, 5 मिनट आधा घंटा कुछ खाए, टीवी देखे, तब तक ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है, 1.5-2 घंटे की ट्यूशन होती है। बिल्कुल। उसके बाद बच्चों को फोर्सिबली खेलने के लिए भेजा जाता है जिसे स्पोर्ट्स बोलते हैं। वो ट्रेनिंग जो एक तरफ का स्कूल ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे नीचे जाके 2 घंटे अपने मर्जी से खेल रहे हैं, उनको उनसे कोई तो भी खेल करवा रहा है, क्लासेस तो ये सब हो जाता है। वापस आने के बाद फिर से ट्यूशन का होमवर्क है, स्कूल का होमवर्क है, प्रोजेक्ट्स है, पढ़ाई है। काफ़ी सारे बच्चों को, और कोई ओलंपियाड की तैयारी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उनके माँ बाप जितना काम नहीं कर रहे हैं उतना काम बच्चे कर रहे हैं। मतलब नारायण मूर्ति और L&T वाले जो CEO है, जिन्होंने बहुत गालियां खाई है पब्लिक से, उनका तो कहना था कि 6 दिन 7 दिन आप काम करो, 12 बीवी की तरफ आप क्यों देख रहे हो। तो बच्चे भी माँ बाप की तरफ देखने को उनका चांस नहीं मिल रहा है। 70-80 आवर्स का उनका वर्क वीक हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर कोई इतनी मेहनत करता है तो वो चिड़चिड़ा तो बनेगा ही ना, क्योंकि उसके ऊपर भी उसको जो टाइम मिलता है उस पर भी कोई ना कोई कुछ उपदेश देता रहेगा, कुछ ना कुछ पढ़ाने की कोशिश करता रहेगा। सामने बच्चा दिखा तो सब एडल्ट्स को लगता है कि चलो इनको थोड़ी अकल सिखा देते हैं। हमने तो जिंदगी में बहुत अकल पाल ली है, ज्ञान बांटने वाले बहुत मिलते तो हैं। हमने बहुत ज्ञान जमा करके रखा है, तो चलो बच्चों पे निछावर कर देते हैं। बच्चों को तो दिख रहा है कि ज्ञान कितना है लेकिन बच्चे सुन लेते हैं बेचारे। तो चिड़चिड़ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। थक गए हैं, बहुत थक गए हैं बच्चे। लेकिन सर ये देख के थोड़ा सा एज अ पेरेंट्स, मतलब जब मेरे भी बच्चे ये एज में थे, बुरा लगता था कि हम लोग जब छोटे थे तो इतना खेलते थे बाहर जाके, तो मम्मी को बुलाना पड़ता था कि भाई अभी खाना खाने के लिए तो एटलीस्ट घर पे आओ। तो ये बच्चों को देख के बुरा लगता है कि इनको ब्रीदिंग टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में पेरेंट्स उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, या पेरेंट्स ने अपने माइंडसेट को कैसे रखना चाहिए कि ये बच्चों को फ्री प्ले भी हो, या वो खुद के लिए कुछ सोचे या कुछ करे, या इन बच्चों के लिए नीचे जाके ऐसे ही कुछ भी खेलना वो भी उनके डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो इसमें हम पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतना कंपटीशन है, इसलिए फिर हम कहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा नहीं, ये क्लास जाओ, तू वो क्लास जा, ये कर वो कर, पीछे पड़े रहते हैं हम लोग बच्चों के। तो क्या करना चाहिए कि जैसे बच्चे भी जिए और पेरेंट्स समन्वय या बैलेंस की जो बात कर रहे थे कि बच्चा चिड़चिड़ा भी ना हो और उसका ओवरऑल डेवलप नहीं होता है, तो दोनों का बैलेंस हम लोग कैसे रख पाएंगे फिर। देखिए इसका उत्तर तो है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट नहीं होने वाला, जो साइंस जो उनको बताता है और जो मानस शास्त्रीय दृष्टि से हमें जो पता है वो पेरेंट्स करने वाले हैं नहीं। मैं आपको उत्तर दूंगा क्योंकि मैं साइंस की तरफ के लिए हम साइंस की तरफ से बैठे हैं, तो उत्तर तो ज़रूर दूंगा, लेकिन पेरेंट्स के ये पल्ले नहीं पड़ने वाला, वो कुछ बदलने वाले हैं नहीं। क्योंकि फंडामेंटल प्रॉब्लम इसमें यह है कि पेरेंट्स अपनी पूरी ज़िंदगी, एज पेरेंट्स बात कर रहा हूँ मैं, बहुत डर डर के निकालते हैं।
उनको ये हमेशा डर रहता है कि मेरा बच्चा इस ज़िंदगी के रेस में पीछे पड़ रहा है। पीछे पड़ जाएगा। तो बात यह है कि ऐसे कोई रेस नहीं चल रही है। जैसे मैंने अभी बोला कि 90% 95% लाने वाला बच्चा किसी के हाथ पे नौकरी कर रहा है, किसी के कंपनी में नौकरी कर रहा है, कंपनी चलाने वाला कोई अलग ही है। अलग ही है। और ये दुनिया बहुत स्पीड से बदल रही है। पेरेंट्स जिस दुनिया में बड़े हुए हैं वो दुनिया अभी रही नहीं। तो अगर आपको ये चाहिए कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, बच्चे खुश रहे, और ओवरऑल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट अलॉन्ग विथ सोशल डेवलपमेंट अच्छी हो, तो एक्चुअली स्कूल छोड़ के बाकी चीज़ों पे जो हम बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं वो हमें कम करना पड़ेगा। तो जैसे पेरेंट्स को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स को जो कर रहे हैं उसमें से काफ़ी कुछ घटाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप अच्छी खासी फीस देके बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल रहे हो, तो आप बच्चे को ट्यूशन क्यों भेज रहे हो? ट्यूशन इस ग्रीड से भेजा जा रहा है कि मेरा बच्चा 90% से आगे स्कोर करे। अभी 3rd स्टैंडर्ड में 90% ने बच्चा लाकर भी score क्या करेगा? क्या करेगा? आप उस 90% का क्या फ्रेम बना के दीवार पे लगाने वाले हो? करने क्या वाले? अच्छा, हमारे भी मार्क्स कोई नहीं पूछता कि आपको 10th में कितने थे, 12th में कितने थे। एग्जैक्टली उन मार्क्स से एनीवे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 10th के मार्क्स तो बिल्कुल इररिलेवेंट हो गए हैं, 12th के मार्क्स भी इररिलेवेंट हो रहे हैं क्योंकि सब एंट्रेंस एग्जाम पे जा रहा है। तो 12-12 घंटे छोटे बच्चों को ट्यूशन भेज के हम क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है कि लोग स्पोर्ट्स वगैरह की भी बात करते हैं, तो उसमें एक कोच 12 बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चा थोड़ी भी रैकेट ठीक से पकड़ लेता है या एक आध भी मैच जीत लेता है तो पेरेंट्स को विंबलडन के सपने आना अपेक्षाएं, शुरू। उम्मीदें बढ़ जाती है हाँ, पेरेंट्स तो ये आपके बच्चे नहीं है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बोल रहे हैं कि हमें बच्चों पे प्यार है तो आप झूठ बोल रहे हो। अगर अपने बच्चों को आप 12 आवर्स अ डे विदाउट गैप परफॉर्मेंस के लिए कंटिन्यूस पुश कर रहे हो, तो ये आपने शेयर मार्केट से खरीदा हुआ शेयर है और आप ये आकांक्षा लेके बैठे हो कि इसका भाव बढ़ता जाए और मेरा नफ़ा बढ़ता जाए। इसमें आप बच्चों की नहीं सोच रहे हो। काफ़ी सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तो ये बच्चों के अच्छे के लिए कर रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है। बच्चों को ना किसने पूछा है, ना उनको किसी चॉइस दिया है कि भाई तुम्हें फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, क्या खेलना है, तुम्हें मैथ्स में 90% लाने हैं या लैंग्वेज में लाने हैं, ये कोई बच्चों से नहीं पूछ रहा है। उनको बिल्कुल एक आधा जैसे माथाड़ी कामगार हो उस तरह से 12 घंटे चक्की में डाल के पीस के उनसे परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। और जब परफॉर्मेंस नहीं निकलता है, जो मेजॉरिटी लोगों का नहीं निकलेगा, तो वो गुस्सा भी उन पे निकल रहा है, उनको ही गिल्टी फील करवा रहे हैं कि हम तुमको इतना टाइम दे रहे हैं, जो हमें नहीं मिला था वो सब हम आपको दे रहे हैं। आपको उंगली तक नहीं उठानी पड़ती और आप परफॉर्मेंस भी नहीं दे सकते। तो ये जो इमोशनल ब्लैकमेल भी जो चल रहा है वो भी बच्चों का चल रहा है। तो ये हमने शुरू किया है। अगर गेम हमने शुरू किया है तो गेम हमें ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर ये सोचने की क्षमता पेरेंट्स रखते हैं, ये हिम्मत दिखाते हैं, और जो हर एक जिस डायरेक्शन में भाग रहा है वहाँ भेड़ बकरी के जैसे न भागते हुए कुछ सोचने की अपेक्षा रखते हैं, कुछ कैपेसिटी दिखाते हैं, तो आपके बच्चे बच सकते हैं। वरना वो भेड़ बकरी जैसे ही काटे जाएंगे। तो बच्चों पे एक्स्ट्रा जिम्मेदारी ना थोपते हुए अगर वो स्कूल के उतना ही अगर पढ़ाई कर रहा है तो इतना बच्चों की डेवलपमेंट के लिए सफिशिएंट है, ऐसा हम लोग समराइज कर सकते हैं। बिल्कुल, जो बेसिक स्किल्स है, लैंग्वेज के स्किल्स है, मैथमेटिक्स के स्किल्स है, साइंस के प्रिंसिपल्स के स्किल्स है, वो आपके 100% में नहीं दिखने वाले, वो 70 और 80% में भी दिख जाते हैं, बच्चे समझ जाते हैं। तो बच्चों के लिए वही टारगेट रहे कि आप स्कूल में पढ़ो, 1-2 घंटे जितना हो सके घर में पढ़ लो। काफ़ी सारे जो हमारे प्रेक्षक हैं वो सब लोग कम से कम 12th स्टैंडर्ड तो पढ़े हुए हैं, मेजॉरिटी तो डिग्री लिए हुए हैं। वो तो स्कूल का मैथ, साइंस, लैंग्वेज कुछ भी हो, बिल्कुल बच्चों को सिखा सकते हैं कि अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी हो तो हमें पूछो, हम जितने हो सके उतनी मदद कर देंगे, उतने में जितने मार्क्स निकलेंगे उतने बिल्कुल ठीक है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बच्चा खुद पढ़ना सीखेगा, बिकॉज वी लिव इन अ नॉलेज इकोनॉमी नाउ। We are talking about artificial intelligence, we are talking about job loss, we are talking about entrepreneurship. All of this requires independent thinking. जो बच्चा स्वतंत्र विचार कर सकता है, कुछ प्लान बना सकता है, खुद कंटिन्यूसली सीख सकता है, समय के अनुसार बदल सकता है, वही बच्चा आगे जाएगा। बाकी इनके लिए काम करेंगे। तो आपको ये चॉइस करना है कि आपका बच्चा
गधा बनने वाला है या घोड़ा बनने वाला है। सर एक बात बहुत बार देखी जाती है पेरेंट्स में कि पेरेंट्स होते हैं बहुत ओवर प्रोटेक्टिव, कि अपना बच्चा किसी के पास ना भेजना, घर में रखना। बहुत बार किया छोटी छोटी बातों में बहुत बच्चों पर अपनी सोच थोपना कि ये मत करो वो मत करो, कंट्रोल करना, ये कहाँ तक सही है? मुझे लगता है कि ये पेरेंट्स की एंग्जाइटी का लक्षण है। पेरेंट्स का दुनिया की तरफ उनका रवैया ये है कि दुनिया बहुत डेंजरस, बहुत क्रूएल, बहुत क्या बोलते हैं, निर्दयी। हाँ, बहुत निर्दयी जगह है। और इन रियलिटी तो ऐसा है नहीं। लोग बोलेंगे कि भाई हम तो इतना न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बच्चों पे अत्याचार हो रहा है। इसमें नया कुछ नहीं है और रीजनेबल प्रिकॉशन से ये प्रिवेंट भी किया जा सकता है। ये तो बात बिल्कुल जायज़ है कि आप अपने बच्चों की सुरक्षितता का ख्याल रखें, लेकिन सुरक्षितता के नाम पे क्या आप उनको अपाहिज बना रहे हैं? ये जो बच्चे जिन्हें हम मिलते हैं, 10-12 साल के बच्चे भी ना जाके शॉपिंग कर सकते हैं, ना खुद के लिए एक टाइम का खाना बना सकते हैं, ना इनको पता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े कहाँ से अंदर जाते हैं और कहाँ से बाहर आते हैं। इनको कुछ पता नहीं है ज़िंदगी का। तो हम ये जो अपाहिज, अनपढ़, गंवार बच्चे बना रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव स्कूलों में भेज के, ये अपने लिए ज़्यादा चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को बेसिक लाइफ स्किल्स नहीं है वो बच्चा सरवाइव नहीं होने वाला है। ये हमेशा अपंग रहेगा। जैसे आज जिनको दिव्यांग बोला जाता है, ये दिव्यांग बन जाएंगे क्योंकि ये खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, एक प्याली चाय भी नहीं बना सकते। तो अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा सक्षम हो तो उसको बेसिक चीज़ें सिखानी पड़ेगी। बच्चे को ये सिखाना पड़ेगा कि बिना फ़ोन के आप 50 किलोमीटर जाके वापस कैसे आ सकते हो, है ना। अगर आपको मदद चाहिए तो आप मदद किससे लोगे, कैसे लोगे? बिल्कुल। हमेशा गूगल मैप लेके जो बच्चा अपने 3 साल की उम्र से ज़िंदगी निकाल रहा है, उस बच्चा सक्षम नहीं है, वो डिपेंडेंट है, वो अपाहिज है। तो ये पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा कि अगर कुछ बच्चों को सिखाना है, इंडिपेंडेंट करना है, सुरक्षित रखना है, तो थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी। बिना रिस्क के कुछ नहीं होगा। हर बार स्पून फीडिंग करवाना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, उससे आप बिल्कुल अपोजिट अचीव कर रहे हो। आपका जो उद्देश्य है वो तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन उसके अपोजिट बात हो जाएगी कि जब आपका बच्चा घर के बाहर जाएगा, और वो एक ना एक दिन तो जाएगा ही, तो वो बच्चा अपाहिज रहेगा। लेकिन सर ये तो अभी चलो थोड़े से बड़े बच्चों की बात हो गई। मैंने अपने पहचान में ऐसे भी माएँ देखी है कि जो अपने लेग से 8-9 महीने का बच्चा है, कहीं तुम जाते हो तो कोई बोलता नहीं करे आज आप बच्चे को लेने के लिए जाते, वो 8-9 महीने के 1 साल के बच्चे को किसी के पास देते भी नहीं है। पूरा टाइम अपने पास, कोई हाथ नहीं लगाएगा। सोसाइटी में प्रैम में लेके जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे आते ना बेबी को देखने के लिए, नहीं नहीं उसको मत देख, उसे हाथ मत लगा। ये ऐसा भी मैडनेस मैंने देखा है। हाँ, काफ़ी सारे बच्चे ये बिल्कुल सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट में बड़े हो रहे हैं। तो इससे देखिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ये होने वाला है कि बच्चा तो दुनिया को अप्रोच करेगा, आज नहीं तो कल तो एक्सपोज होने वाला करेगा। और अगर उसको दुनिया का कोई भी तजुर्बा नहीं है, तो जब वो जितना लेट अप्रोच करेगा उतना उसका ट्रॉमा बड़ा होने वाला है, क्योंकि उसके पास वो स्किल नहीं रहेंगे। और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि हमारा ब्रेन, हमारी डेवलपमेंट ये कनेक्शन के लिए है। हम ऐसे एनिमल है कि जो सोशल एनिमल कहे जाते हैं। तो अगर आप एक व्यक्ति से चिपक के ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा निकालते हैं, पर्टिकुलरली बचपन का, तो आपका सोशलाइजेशन डैमेज हो जाता है। आपके पास सोशल स्किल्स नहीं रहते, क्योंकि घर में भी जो 4 लोग हैं, बाहर जो नेबर्स है, आपके फ्रेंड्स है, फैमिली है, सबसे बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है। अगर उनके पास बच्चा जाएगा नहीं तो बच्चा बढ़ेगा नहीं। तो जैसे एक ना एक दिन माँ को बच्चा डिलीवर करना पड़ता है, कितना भी प्यारा हो, आप 10-15 साल के लिए पेट में नहीं पकड़ के रख सकते, बच्चा मर जाएगा अंदर, है ना। पहली जो जिंदगी की पहली जो एक्शन है बच्चे की, वो रिस्क से भरी हुई एक्शन है। बिल्कुल। हमें वो कॉर्ड कट करनी पड़ती है। हमें पता नहीं है कि कॉर्ड क्लैंप करने के बाद बच्चा सांस लेगा भी या नहीं, लेकिन जब तक कॉर्ड कट नहीं करते तब तक तो बच्चा पक्का सांस नहीं लेने वाला। तो ये जो जिंदगी की जो पहली कृति है वो रिस्क से शुरू होती है,
और पूरी ज़िंदगी रिस्क लेनी ही पड़ती है। अगर आप उसी बच्चे को पेट में ही रखें और कहें कि मुझे ऐसी दवाई दे दो कि डिलीवरी ही ना हो, तो बच्चा अंदर मरने वाला है। तो ये जो पहली जो बात है ज़िंदगी की, ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि पूरी ज़िंदगी ऐसे ही चलने वाली है। और जो सबसे पास था बच्चा, वो जब अंदर था तब था, पेट में था तब था। उसके बाद से उसका और आपका डिस्टेंस बढ़ना ज़रूरी है। अगर बढ़ता नहीं है तो आपके बच्चे के लिए प्रॉब्लम होने वाला है। बिल्कुल। तो ऐसा बहुत बार भी शायद हो सकता है कि जैसे हम ओवर जो करते हैं प्रोटेक्शन बच्चों का, तो कहीं ना कहीं आगे जाके बच्चों की सोच, उनकी निर्णय क्षमता या बाकी स्किल्स पे कोई ना कोई असर पड़ता होगा कि खुद होके कुछ चीज़ें नहीं कर पाते, खुद के निर्णय नहीं ले पाते होंगे। ऐसा कुछ हो सकता है, हो जाता होगा। जो वल्नरेबल बच्चे हैं उनके लिए ये होता है। फॉर्चुनेटली 95% बच्चे अब माँ बाप के इस गुलामी से बहुत जल्दी बाहर निकलते हैं। उससे बहुत बड़ा धोखा जो काफ़ी माँओं को नहीं समझता, वो ये है कि वो अगर अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी सोच, पूरी मेंटल स्पेस बच्चे को डेडिकेट करके रखते हैं, तो उनकी खुद की ज़िंदगी बिल्कुल बेयर हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है। उनके जो सबसे इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स है वो भी उनसे टूट जाते हैं। काफ़ी सारे मैरिटल डिफ़िकल्टीज़ जो है वो इसी पीरियड में शुरू होते हैं। अच्छा। कि कपल की जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल उसके टुकड़े बन जाते हैं, छोटी हो जाती है रिलेशनशिप, और इसमें लोग एक दूसरे से बहुत नाखुश हो जाते हैं। पूरा फोकस जो है बच्चे क्योंकि पे माँ रहता बोलती है कि मैं तो ये बच्चे के लिए कर रही हूँ, तुम क्या मुझसे और डिमांड्स कर रहे हो, और वो बोल रहा है कि तू पूरा टाइम क्या अभी बच्चे को ही करके रखेगी, और करियर छोड़ देते हैं। तो ये जो सब चल रहा है कि एक बच्चे के नाम पे हम जो ये खुद की ज़िंदगी सिकुड़ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति से वो बच्चा भी आदर नहीं रखने वाला। काफ़ी सारी माँओं से, फादर्स से ये बात सुनने को मिलती है कि बच्चे को हमारे लिए बिल्कुल आदर नहीं है। ये बात तो है। हाँ, अगर आप उसके नौकर बन जाते हो तो नौकर के लिए किसको आदर होता है? नौकर को रिस्पेक्ट नहीं दिया जा सकता, नौकर को टॉलरेट किया जाता है, उससे काम करवाया जाता है। बिल्कुल। तो अगर आप बच्चों के नौकर बन रहे हो तो आपको नौकर जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। फिर आप बुरा मत मानिए, क्योंकि आपने खुद लगाया हुआ पेड़ है, आपने खुद बोया हुआ ये बीज है, तो उसके वैसे ही फल आने वाले हैं, वो बदलेंगे नहीं। सुपर। तो उसका ये निष्कर्ष क्या है, फिर कैसे हैंडल करें इस चीज़ों को? इसका सबसे इम्पोर्टेंट निष्कर्ष ये है कि वी आर बॉर्न विथ एबिलिटीज़। ये ज़िंदगी जीने के लिए जो भी कुछ क्षमताओं की ज़रूरत होती है वो हमारे पास मौजूद है। अगर उस क्षमता का वापर करने का आप बच्चों को चांस दे, जल्दी से जल्दी चांस दे, तो ये क्षमताएं डेवलप होंगी। जब लिखना पढ़ना नहीं था तभी भी बड़े बड़े कवि हो चुके हैं। बिल्कुल। हाँ, अभी है ना, से तो वो बहुत कोई अच्छे। इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर पढ़ के तो शेक्सपियर बड़े नहीं हुए हैं, ना वाल्मीकि बड़े हुए हैं, ना आपके कोई भी ज्ञानपीठ वाले वगैरह जो भी है। कोई नहीं। तुलसीदास कौन से स्कूल में गए हाँ, थे? इनफैक्ट बहुत सारे संत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। हाँ, जो स्कूल में नहीं गए उनके ही संत हुए हैं। है ना, जो स्कूल में गए वो शायद राजा की दफ्तर में काम करते थे। काम करते हो। तो ये जो बात है कि हम ये सब क्वालिटीज़ लेके पैदा हुए हैं, और इन क्वालिटीज़ को डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और ये ट्यूशन से और पेरेंट्स पीछे लगने से नहीं आती। ये बच्चे अगर खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद उनको सोचने का, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम मिलता है, तो बच्चे ये कर सकेंगे। तो ये टाइम बच्चों के लिए क्रिएट करना और ये प्रोटेक्ट करना, ये हमारी एज पेरेंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सुरक्षितता की बात कर रहे थे, तो सुरक्षितता ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके इमीडिएटली बाद में जो इसका नंबर आता है वो इस अपॉर्चुनिटी का है कि बच्चे को खुद को एक्सप्लोर करने के लिए फ्री टाइम मिले। बिल्कुल। और तीसरा जो नंबर आता है वो सेल्फ डिपेंडेंस का है, कि बच्चा ऐसे स्किल्स सीखे कि जो खुद की ज़िंदगी खुद कैरी ऑन कर सके। तो अगर ये तीन चीज़ें छोड़ी तो पेरेंटिंग में और कुछ है नहीं। फिर भी सर, पेरेंटिंग पे तो कितने सारे वीडियोस, लेक्चर्स, बुक्स लिख रहे हैं। वेल, हम भी वही तो बात कर रहे हैं। और पेरेंट्स को फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए कि मुझे आप ये नुस्खा बताओ ताकि मेरा बेटा विराट कोहली बन जाए। पेरेंट्स पेरेंटिंग को शेयर मार्केट की तरह अप्रोच कर रहे हैं कि मुझे वो टिप दो
कि जो शेयर अभी 10 पैसे में मिल रहा है और जैसे मैं खरीद लेता हूं इसकी कीमत 5,000 हो जाएगी। लोग उस टिप के लिए घूम रहे हैं, और जो शेयर मार्केट से जिनके हाथ जल चुके हैं या जो थोड़ा टाइम शेयर मार्केट में रह चुके हैं उनको ये पता होगा कि ऐसी कोई टिप नहीं होती। बराबर। ये लंबी रेस का घोड़ा बन के काम करना पड़ता है, तभी कुछ हाथ लगता है। सर, अभी ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स की बात की और आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर पेरेंट्स बच्चों के नौकर बन के रहेंगे तो रिस्पेक्ट कहाँ से आएगा। ओवर प्रोटेक्शन के साथ एक और चीज़ जो हम लोग देखते हैं कि ओवर इन्वॉल्वमेंट, और स्पेशली ये वहाँ होता है जहाँ पे स्कूल के पेरेंट्स के ग्रुप होते हैं कि चल क्या रहा है स्कूल में, फिर वो पेरेंट्स पूछते आज होमवर्क में ये दिया था, फिर आज वो होमवर्क ये किया क्या, या कल एग्ज़ाम है, फिर पेरेंट्स डालते ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है। वो उन लोगों को ना खुद बुक खोलनी है ना बच्चों को बुक खोलने के लिए देनी है, वो डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पे सब होता है। ओवर इन्वॉल्वमेंट, तो इस पे आप क्या हमें गाइड कर सकते हैं? नहीं, इसमें तो हम लोग और 2 कदम आगे निकल चुके हैं ना। हमने तो स्कूल में भी सीसीटीवी लगा दिया है। हर एक क्लासरूम में लगा दिया है, हर एक कॉरिडोर में लगा दिया है, ताकि बच्चों को कुछ प्राइवेसी ना रहे, टीचर को कुछ प्राइवेसी ना रहे। ये वेल नोन बात है साइकियाट्री में, जिसे पैनोप्टिकॉन कहा जाता है कि, और इसकी जो बेसिक आइडिया है वो जेल से आती है। आप में से जो भी लोग अंडमान गए हैं, सेल्यूलर जेल जिन्होंने देखा है, तो आपको पता चलेगा कि एक सेंट्रल कंट्रोल टावर होता है और उसके आर्म्स रहते हैं, और हर एक कैदी को हर एक टाइम कोई ना कोई देखता रहता है। तो ये किसी की नज़र के अंदर जीना, ये जो बात है, ये आदमी को बहुत चोर बनाती है। तो वो बाहर की उसकी एक्शंस और अंदर का चल रहा हुआ सोच इसमें स्प्लिट हो जाता है। ओहो। तो अगर आप भी सोचे कि आप घर में पूरा दिन है और अगर आपका वीडियो फीड किसी को जा रहा है पूरे टाइम, तो क्या आप खुद के घर में रिलैक्स हो सकेंगे? संभल कर भी हर काम करना पड़ता है। कितना कॉन्शियस कि अगर कोई वॉच कर रहा है ये जो फील, क्या टीचर आराम से सिखा सकेगा? बिल्कुल। वो अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा? क्योंकि उनको पता है कि कोई तो देख रहा है। तो इसमें जो भी नेचुरल बात है, मैं आपको एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूँ। पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। समझिए आपके बेडरूम में अगर किसी ने वीडियो कैमरा लगा के रखा है तो आपकी निजी जिंदगी का क्या होगा? बिल्कुल। कोई लोग शायद बहुत खुश हो जाएंगे क्योंकि उनको किसी भी तरह से फेमस ही होना है, लेकिन मेजॉरिटी जो नॉर्मल लोग हैं उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, उनकी निजी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बहुत स्ट्रेस में आ जाएंगे। तो ये वाली बात हम बच्चों के लिए कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी वही हो रहा है कि इसमें ना बच्चों को सुकून मिल रहा है ना टीचर्स को सुकून मिल रहा है। 2-4 बिल्कुल निकम्मे लोग रहते हैं जिनको बाकी कुछ काम है नहीं, वो पूरा दिन व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं और हर एक की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। अगर आप देखें तो किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में एक 5% लोग जो रहते हैं जो मैक्सिमम पोस्ट डालते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। बाकी तो 15-20% लोग तो पूरे साल में शायद एक आधी ही पोस्ट डालते होंगे। बिल्कुल। हैप्पी दिवाली छोड़ के बाकी कुछ नहीं करते। और बाकी के लोग टेंशन में रहते हैं कि ये 5% अभी नया क्या कांड करने वाले हैं। और हम लोग कहाँ पीछे रह गए। हाँ, और इसमें बच्चों की चर्चा होती है। 2 बच्चों ने झगड़ा क्या कर लिया, उसमें से एक बच्चे को विलन बनाया जाता है, फिर उस पर 2 गुड बन जाते हैं। एक टीचर ने किस बच्चे को ऊंची आवाज में कुछ कह क्या दिया तो वो टीचर पूरी विलन बन जाती है, हेडमास्टर को ईमेल्स भेजी जाती है। तो ये जो पेरेंट्स की ओवर इन्वॉल्वमेंट चल रही है, ये एक्चुअली बच्चों के चाइल्डहुड को, स्कूल के एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। आप किसी भी पेरेंट टीचर डे का नंबर देखिए, काफ़ी बड़ी संख्या में टीचर लोग उस दिन ऑफ सिक हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि सब पेरेंट्स आके उनका वही दिमाग खाते हैं कि ऐसा कुछ करो कि मेरा बच्चा क्लास में ज़्यादा पढ़े, ये पहली वाली बात। दूसरी, उसके दोस्त कंट्रोल करो, ये इससे दोस्ती कर रहा है, उसके बाजू में बिठाओ, ये इसमें बिठाओ। और तीसरी बात जो सबसे इंटरेस्टिंग और मोस्ट यूजलेस बात है कि मेरे बच्चे को पूरा खाना खिलाओ। ये अभी टीचर का काम रहेगा। हाँ, ये भी अभी टीचर का काम बन गया है कि आप इतने 3-3 स्टेप्स के टिफ़िन भर के देंगे और टीचर ये बच्चों को खिलाएगी। तो ये जो नॉनसेंस चलता है पेरेंट टीचर मीटिंग के नाम से, उससे टीचर्स भी काफ़ी तंग आ गए हैं। अभी नए वाले स्कूल है, आप ग्राहक हो
तो क्या आपको ग्राहक बनना है स्कूल का, आपके बच्चे के ज्ञान का ग्राहक बनना है, तो आपके लिए वो टीचर्स एक स्पेसिफिक फेस बना के एक स्पेसिफिक भाषा में आपके साथ बात करना सीख गए हैं। तो आपने टीचर का दुकानदार बना दिया है और उनके हाथ में आप बच्चे दे रहे हो और बोल रहे हो कि आप उनके गुरु बन जाओ और उनकी शिक्षा और ओवरऑल डेवलपमेंट का ख्याल रखो। ये हम क्या कर रहे हैं? जिसको बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट है वही आदमी टीचर होता है, क्योंकि दुनिया में करने के लिए बहुत सारे काम हैं बिल्कुल। और उनमें से मेजोरिटी में तो पैसे भी बहुत काफ़ी मिलते हैं। तो फिर भी जो लोग टीचर बन रहे हैं, हम अगर उनको ढंग से काम भी नहीं करने देंगे, उन पे कंटिन्यूस ध्यान रखेंगे, उन पे डिमांड्स की बौछार करते रहेंगे, तो ये तो मतलब अगर पुराना स्टीरियोटाइप बोला जाए तो हम सब सास बन गए हैं और ये हमारी बहुएं हैं है ना। ये जो अत्याचार टीचर्स पे चल रहा है ये भी हम ही कर रहे हैं। वो भी संभल कर ही बात करते हैं या काम भी करते हैं। बिल्कुल, वो कस्टमर सर्विस जैसे बात करना टीचर्स ने भी शुरू कर दिया। बिल्कुल। टीचर्स बोलते हैं कि भाई आपका पैसा, क्योंकि अभी हमारी वो भी तो डिमांड हो गई है कि 1 लाख रुपया दे रहे हैं आपको तो हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो ये वाला जो सब पूरी सिस्टम का डैमेज कर रहा है ये हम ही कर रहे हैं। हम हमारी इरेशनल एंजाइटी की वजह से कर रहे हैं। हमारी ये जो ग्रीड है कि बच्चे के ज़िंदगी का हर एक सेकंड हम उसमें से कुछ तो भी निकाले, ये जो हम बच्चे को एक इन्वेस्टमेंट जैसा ट्रीट कर रहे हैं, इसकी वजह से हम पूरी सिस्टम खराब कर रहे हैं। और अगर हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं तो हमारे बच्चों का क्या होगा, और उसके लिए सिर्फ हम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो ऐड याद आ रही मुझे कि कभी कभी कुछ ना करना भी कुछ करना होता है, तो हमेशा बिल्कुल। कुछ करो ही, ऐसा जरूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, खुद की प्यास ये खुद बुझानी है, बच्चों से नहीं बुझवानी है। बच्चे हमारा दूसरा चांस नहीं है एट लाइफ। बिल्कुल। इट इज़ देयर ओनली वन लाइफ, एंड इफ वी डोंट लिव देम एंड इफ वी कंटिन्यू टू टेक ओवर दैट लाइफ, ये बच्चे हमें ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और पूरा गुस्सा हम पे निकालेंगे। वही इसी बात पे मैं सर आ रहा था कि आजकल यही बच्चे इतना गुस्सेल, इतना चिड़चिड़ापन हो रहा है। बहुत सारी जो हमारे दोस्त लोग भी है, बाकी भी बहुत लोग कहते हैं कि इनसे डील कैसे करें, यानी कहीं ना कहीं तो उसके लिए हम जिम्मेदार होते ही है, पर उसके बाद भी ये कंप्लेंट हम बच्चों से करते हैं कि इतना चिड़चिड़ा, इतना गुस्सेल, इनका जो गुस्सा होता है कि हर बात पे ये फेंक, वो फेंक, बुक फेंक, पलट कर जवाब देना है, बड़ों का लिहाज नहीं करना है। तमीज तो है ही नहीं, बात करने की तो तो एज तमीज अ ही नहीं पेरेंट है हमको भी बच्चों कभी में। कभी इस बात का दुख होता है। तो ये मामला कैसे सुलझा जाए, और एज पेरेंट क्या करना चाहिए कि बच्चों को सिखाना तो मुश्किल है कि वो शायद ही सीखेंगे, तो हमें क्या बदलाव हमें लाना चाहिए। हर पेरेंट्स के लिए मैं पूछूंगा कि ऐसा क्या करे तो दोनों में इतना अनबन ना हो, इतनी झगड़ा ना हो, दोनों एक दूसरे में फासले में ना रहे। और छोटे छोटे बच्चे, मतलब हाँ। 4, 5, 6 साल के बच्चे भी ऐसे फटाफट उल्टा जवाब देते। क्या क्या है, क्या ये चल क्या रहा है वैसे? चल क्या रहा है अगर हमारा बर्ताव ऐसा है कि जिससे बच्चे को आदर पैदा हो तो बच्चे ज़रूर आदर देंगे, क्यों नहीं देंगे। हम एक तरफ बच्चे के दोस्त होने की कोशिश कर रहे हैं, जो वैसे भी गलत बात है, क्योंकि दोस्त तो दूसरे होते हैं, माँ बाप दोस्त नहीं होते। जब भी दोस्त बनने की कोशिश करे अंदर का बाप बाहर निकल ही आता है, ऐसा बिल्कुल, मेरा ख्याल आप दोस्त बन ही नहीं सकते। आपका निसर्ग ने आपको एक अलग रोल दिया है, वो छोड़ के अगर आप दोस्त बनने की कोशिश करते हो छोटे बच्चे का, तो वो तो नहीं होने वाला। और फिर जब वो आपको दोस्त के जैसा ट्रीट करना शुरू करता है तो आप बोलते हो कि फिर अभी मुझे बाप जैसा ट्रीट करो तो आप डिसाइड करो ना। वो जैसे पड़ोसन मूवी में था कि चतुर है या घोड़ा, आप डिसाइड कर लो कि चतुर नार है या घोड़ा है। आपको चाहिए कि दोनों एक साथ हो और उसका स्विच आपके हाथ में हो। आप चाहे तो दोस्त बने, चाहे तो टीचर बने, चाहे तो माँ बाप बने, चाहे तो गुरु बने। तो ऐसा अगर डायल आप हाथ में लेके बैठे हैं तो बच्चा कोई घर का पाला हुआ कुत्ता नहीं है कि जो आपके हर एक कमांड को फॉलो करे। वैसे तो कुत्ते भी नहीं करते मॉडर्न कुत्ते भी काफ़ी कांड कर देते हैं। तो अगर हम 2 स्टेप्स पीछे जाके थोड़ा सोचते हैं कि ये हमारी कांस्टेंट ग्रीड जो है कि आधी ज़िंदगी हमने बॉलीवुड करके रखी है कि जहाँ कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंटली सब लोगों को दिखाना है, और दूसरी आधी ज़िंदगी ये ग्रीड में डाल रहे हैं, हवस में डाल रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले, तो ये नहीं होगा। अगर हम खुद की ज़िंदगी थोड़ी बैलेंस कर लेते हैं तो बच्चों के साथ की रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी। प्रैक्टिकली कैसे किया जाए? प्रैक्टिकली थोड़ा शांति से काम लिया जाए। 95% से वो कांटा निकाल के
80% पे लाया जाए। जैसे एक्सप्रेसवे पे होता है मुंबई पुणे, वहाँ लिखा है कि स्पीड लिमिट इज 80 किलोमीटर्स, तो 80 ये अपर लिमिट है ना, तो लोग ऐसे चलाते जैसे 80 टारगेट है। 80 पे चलानी हाँ, तो 80 पे तो चलाना ही है, कैमरा दिखा तो ब्रेक लगा। ये वाली जो बात पूरी जिंदगी का जो एक्सप्रेसवे हमने करके रखा है, ये थोड़ा हमें कम करना पड़ेगा कि बच्चों के पास इतने ही साल है जहां उनका बचपन चलने वाला है। तो उनसे ज़्यादा उम्मीदें करने छोड़ दे, जैसा चल देखिए, रहा है। ये खुद से जरूर उम्मीद रखे। आपको चाहिए ना, मेडिकल जाना है ना आपको, IIT जाना है ना आपको, तो अभी कोई रोक नहीं रहा है। 60 साल का आदमी भी मेडिकल एंट्रेंस दे सकता है जो तो आप जरूर पढ़िए। खुद के सपने उन पे ना हाँ, थोपे, तो अपने उनको सपने अभी उनके पूरे सपने कर ले। देखने दीजिए, क्योंकि हमारे जो सपने हैं वो हमारे ज़माने के हैं, वो हमारे लिए अच्छे हैं, हम जरूर उनके पीछे भागे। अगर आपको मैराथन करना है तो आप जरूर मैराथन करने की कोशिश करें। बच्चों से मत करवाइए। ये बच्चों से मत करो, क्योंकि उनको खुद का मैराथन दौड़ना है, और उनका मैराथन क्या है ये अभी अपने को पता नहीं है। बराबर। लेकिन एंग्जाइटी तो होती है ना सर बच्चों को लेके, कि उनको हम लोग सब चॉइस दे रहे हैं, या बहुत बार हम लोग, अब मैं ऐसे ही बोलूँ कि बचपन से हम बच्चों को बोलते कि ये कपड़े पहन, रेड टी शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहननी चाहिए, ये ही खिलौना ले, ये कर, या तो इसका उल्टा भी होता है कि तुझे जो लेना है वो ले। दोनों बात होती है, बहुत दोनों बातें होती है। और फिर ये बच्चे जिस तरह से फिर वो बिहेव करते हैं, वो लोग रिएक्शन देते हैं, तो पेरेंट्स के पास तो सारे इमोशंस एक साथ आते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, सब कुछ। कैसे कैसे हैंडल करेंगे? लेकिन हम तो लोग क्या सब पेरेंट्स की ये अपेक्षा है कि उनकी पूरी जिंदगी का रामायण बन जाए और स्मूथ चलता रहे? वो भी है। नॉर्मल अगर इमोशंस आपको नहीं चाहिए, हर एक चीज़ आपको एक ही टोन में चाहिए और उसका कंट्रोल खुद के हाथ में चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप गलत अर्थ पे आ गए हैं। ये शायद किसी दूसरे प्लानट पे होता होगा, नॉर्मल ज़िंदगी में तो ये होता नहीं है। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि हमारे जो प्रेक्षक वर्ग है वो ये बात थोड़ी ठीक से समझ ले और मुझ पे ज़्यादा गुस्सा ना हो। दूसरे की जिंदगी का हर एक एस्पेक्ट कंट्रोल करना ये पैथोलॉजी है, ये पर्सनालिटी पैथोलॉजी है। कि तुम्हें कौन से कपड़े पहनने चाहिए ये मैं डिसाइड करूंगा और तुम वैसे ही कपड़े पहनोगे, ये पर्सनालिटी पैथोलॉजी है मेरी। इसमें दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि मैं इतना 30 मार खा हूं कि जिंदगी के बारे में सब समझ चुका हूं और अभी बाकी पूरी दुनिया को सिर्फ मेरी ही बात सुननी चाहिए। इतनी अक्ल तो किसमें है नहीं। आप बाजू वाले से पूछे तो आप में 10 कमियां वो निकाल के दिखाएगा। आपके बच्चे भी दिखाएंगे, लेकिन वो आदर की वजह से मुंह बंद करके बैठे हैं। तो ये जो खुद को बहुत अक्लमंद समझना, ये एक प्रॉब्लम है, और दूसरे को बिल्कुल बुद्धू समझना, ये दूसरा प्रॉब्लम है। कि मैं बहुत होशियार हूँ और तुम बिल्कुल बुद्धू हो, तो मैं जो मैप बना रहा हूँ उस पर तुम पूरी ज़िंदगी चलो, अंडर पैंट भी कौन सी पहनोगी वो मैं चूज़ करूँगा, तभी तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी बढ़ेगी। तो कभी ना कभी तो बच्चा टर्न अराउंड करके पूछेगा ना कि भाई तुम अगर खुद को इतने इंटेलिजेंट समझते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी इतनी दुखी क्यों है? बिल्कुल। कहाँ है वो 500 करोड़ जो तुमने कमाने थे? हाँ, कहाँ है तुम्हारे 8 पैक्स? वो तो नहीं दिख रहे हैं। हाँ, कहाँ है ये तुम्हारा यूट्यूब चैनल या तुम्हारी पब्लिसिटी जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल आपको फॉलो कर रहे हैं? वो तो कुछ नहीं दिख रहा है। आपकी तो ज़िंदगी ऑर्डिनरी दिख रही है। तो आप में से ये कॉन्फिडेंस कहाँ आ गया कि मैं दूसरे किसी की ज़िंदगी इतनी अच्छी तरह से बनाऊंगा? अगर आपको जो अगर इतनी अक्ल है तो खुद की ज़िंदगी क्यों नहीं बना लेते? यह आकांक्षा ठीक है कि मुझे ज़िंदगी का कुछ तो भी बड़ा बनाना है, लेकिन यह आकांक्षा खुद के लिए है। जितना भी आपको एम्बिशियस होना है, कॉम्पिटिटिव होना है, वो आप खुद की ज़िंदगी से करवाइए, ज़रूर करवाइए, आपका वो हक बनता है। लेकिन जो बच्चे आपके घर में बाय मिस्टेक पैदा हुए हैं, कम से कम उनकी ज़िंदगी पे ये अत्याचार मत करवाइए। और थोड़ा सा मैं इस बात से असहमत रहूँगा। कुछ पेरेंट्स अगर वो सोचते हैं कि बच्चे हैं, इनमें निर्णय लेने की इतनी क्षमता नहीं होती है, और हम उन बारे में उनको गाइड करें या बताएं कि ये सही है या गलत है, तो फिर उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चों को लिमिट्स डालना जी और उनके चॉइसेस लिमिट करना, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ।
प्रॉब्लम कहाँ है वो मैं आपको बताता हूँ। पेरेंट्स को लगता है कि ये सब इस तरह से हो कि बच्चे को पता भी ना चले। वो भी है। पेरेंट्स को ये ऐसे करवाना है कि बच्चे के मन में सिर्फ प्यार उमड़ता रहे और पेरेंट्स और बच्चे हमेशा पेरेंट्स को थैंक यू कहते रहे कि आपने ये बताया इसलिए मेरी ज़िंदगी ठीक हो गई। पेरेंट्स बनने के लिए, इफेक्टिव पेरेंट्स बनने के लिए आपको ना बोलना ज़रूरी है। 10 बार ना बोलना पड़ेगा। बराबर। जब आप ना बोलेंगे तो आपका बच्चा नाराज़ होगा और ये नाराज़ होना ज़िंदगी के शिक्षा की बात है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात है, क्योंकि ज़िंदगी आपको 1000 बार ना बोलने वाली है। सही बात है। तो ये नाराज़गी सहन करना भी पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बराबर। हम यहाँ कॉलेज तरुण नहीं है कि लड़की या लड़के को पटा रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 10 बार ना बोलना हमारा काम है और वो शांति से हमें बोलना चाहिए। उस पर अगर बच्चा नाराज़ होता है तो ठीक है। ये जो हमेशा बच्चों को खुश ही रखना है और ये सब करवाना है, ये नहीं होगा। ये गलत बात है। ये जो भी कोई आपको बोल रहा है कि ये करना चाहिए, वो आपको गलत सिखा रहे हैं। नाराज़ होना जो चाहिए वो 100 चीज़ों में से 1000 चीज़ों में से 9 से 99 चीज़ें न मिलना, ये ज़िंदगी का नियम है और ये आपके बच्चों को सीखना चाहिए। जो बच्चे ये सीखते नहीं हैं वो छोटे छोटे अपयश से भी चूर चूर हो जाते हैं। बराबर। इसीलिए आपको दिखता है कि एग्ज़ाम के आसपास बच्चे सुइसाइडल बन जाते हैं। वो बहुत क्योंकि उनको पता है कि ज़िंदगी है, गड़बड़ हो सकती है और वो उससे रह नहीं सकते। तो ये फिर से आप बोलेंगे कि आप हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे डाल रहे हो। अगर पेरेंट्स को इतना कंट्रोल चाहिए फ्यूचर पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। बिना पैसे डाले थोड़ी शेयर खरीद सकते हो आप। बहुत बार भी ऐसा छोटे छोटे बच्चों में देखता हूँ कि मॉल में जाओ, कहीं यहाँ जाओ तो वो कुछ ये चीज़ देखी मुझे चाहिए, गिर जाता है उधर ही नीचे, रोने लगता है। तो कभी पेरेंट्स को लगता है कि एक खींच के इसको एक थप्पड़ लगाए ताकि शांत हो। तो ये एक खींच के देने वाली जो जहन में बात आती है पेरेंट्स के, तो वो आनी चाहिए या सब गुडी गुडी अच्छा हमने तो खाया है मार बचपन में, खींच के खाइए। फॉरेन कंट्रीज में ये बहुत ऑफेंस भी है, बच्चों पे हाथ उठाना जायज़ नहीं है। इंडिया में ऐसा कोई रूल है नहीं। तो ये मानसिकता जो पेरेंट्स की कभी हो जाती है कि एक खींच के लगाऊं उसको, ये कहाँ तक जायज़ है आपके हिसाब से, बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट? देखिए, ऐसा विचार मन में आना, ये इम्पल्स मन में आना, ये बिल्कुल नेचुरल बात है। अगर आप भारत के किसी भी रास्ते पे गाड़ी चलाते हो तो आपको दिन में कम से कम 20 बार ऐसा लगता होगा कि मेरे पास गाड़ी नहीं, रोड रोलर होना चाहिए। है ना? तो ऐसा विचार मन में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल नैसर्गिक बात है। आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि हर बार जब फ्री टाइम मिलता है तो मैं बच्चों को मॉल में क्यों लेके जा रहा हूँ? क्या दुनिया की बाकी सब जगह ख़त्म हो गई है? बाकी सब एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई है? कुछ ना कुछ खरीदी करना या दुकान के सामने घूमना, क्या ज़िंदगी का यही एक टाइम पास बचा है? और अगर जब भी आपको लेके जाना है, क्योंकि वो भी एक अनुभव है जो आपको चाहिए, आपके बच्चों को चाहिए, तो बच्चों को लिमिट्स डाले जा सकते हैं। अगर बच्चा तमाशा कर रहे हैं वहाँ किसी दुकान के सामने कि मुझे ये लेना है, बच्चा रोल कर रहा है, सर पटक रहा है, तो आप आराम से पॉपकॉर्न लेके बाजू में खड़े हो जाइए, उसको ठंडा होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि ये कितने गंदे पेरेंट है। इनफैक्ट काफी सारे पेरेंट्स को ये देख के थोड़ी हिम्मत नहीं, लोगों बाकी काफी सारे लोगों को थोड़ी हिम्मत आ जाएगी क्या रे देखो ये पेरेंट कैसा है कि इसका बच्चा सर पटक रहा है और ये शांति से खड़ा है, ही इज नॉट गिविंग इन। बच्चे के तमाशे से पेरेंट्स डर नहीं रहे, तो ये बहुत ही धुरंधर पेरेंट्स है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूर सर पटके, उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। गलत चीज से मैं ना बोल रहा हूँ और ना के लिए अगर आप तमाशा कर रहे हो तो जरूर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं टिकट बेचूंगा तमाशे के। ये थोड़ी जो क्या बोलते हैं निर्लज्ज पेरेंटिंग है वो भी पेरेंट्स को सीखनी चाहिए। बहुत शर्म से पेरेंट्स, बहुत गिल्ट से पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस से पेरेंटिंग करनी चाहिए। बहुत गिल्ट लेते हैं, मतलब उसने अपने बच्चे को फॉरेन लेके गए तो मुझे भी करना चाहिए, या मैं खराब पेरेंट हूँ क्या, या मैं मेरे बच्चों को ये नहीं दे रहा हूँ, वो नहीं दे रहा हूँ। बहुत बार मैं देखती हूँ कि ये गिल्ट के चलते ही बहुत सारी गलतियाँ पेरेंट्स से हो जाती है। क्या आप ये चीज़ एक्चुअली बच्चों के लिए ले रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ये पेरेंट्स खुद की जो इच्छा है, सेटिस्फैक्शन जो बच्चों की
बच्चों का निमित्त करके कंप्लीट कर रहे हैं। ये बच्चों के लिए नहीं चल रहा है। हमारे रामायण की स्टोरी है ना, वाल्या की स्टोरी है कि जब वो इतने खून कर रहा था और बोल रहा था कि मैं तुम्हारे लिए फैमिली केयर कर रहा हूँ, जब टाइम आया तो फैमिली ने ना बोल दिया। सही बात। और वो रोते नहीं बैठा उधर, वो कोई एकता कपूर का हीरो तो है नहीं। उसने फैमिली को पटक दिया और चला गया जंगल में तपश्चर्या करने के लिए। तो ये जो बात है कि बच्चों के नाम पे हम कितना बिल निकालेंगे, मुझे लगता है कि ये जो बचपन वाली जो बात है ना, ये पोस्टपोन हो रही है कि लोग बच्चों जैसा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन उसके उम्र की कोई अभी सीमा नहीं रही। घरों घरों में सीनियर जनरेशन, मिडिल जनरेशन, बच्चों का जनरेशन, सब लोग बच्चे जैसा बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में न सोचते हुए जो अभी अच्छा लग रहा है वो मैं करूँगा, ये जो बर्ताव है ये बच्चों जैसा बर्ताव है। छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन को एडिक्ट हो जाते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 70 और 80 साल के लोग जिन्होंने खुद की ज़िंदगी में 30-35 साल टीवी भी नहीं देखा है, वो मोबाइल में घुसे पड़े हैं। और आधा घंटा उसका मोबाइल उनका बाजू में लिया जाए तो बोलते फिर हम क्या करें। क्यों भगवान का नाम नहीं ले सकते आप? इतनी तो हमेशा धर्म कर्म की बातें करते हो, थोड़ा सा ध्यान भी करा लीजिए। तो ये जो चल रहा है, ये जो बच्चे वाला बिहेवियर है कि जहाँ प्लेजर प्रिंसिपल पे काम चल रहा है, सेल्फ कंट्रोल नहीं दिख रहा है, मैच्योरिटी नहीं दिख रही है, ये अभी सिर्फ बचपन के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा। बराबर, ये सब लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बचपन के तो बहुत जोर के दिन हैं। बच्चों को जो माल बेचने वाले लोग हैं उनको पहले तो 5-7 साल में उनका मार्केट ख़त्म हो जाता था, अभी तो 80 साल तक उनका मार्केट चल रहा है। सर इतनी सारी बातें हमने अभी पेरेंटिंग के ऊपर की है, लेकिन एज अ साइकियाट्रिस्ट जब आपसे पेरेंट्स डील करने के लिए आते हैं तो उनके भी यही सारे सवाल होते होंगे। इसमें से सबसे कॉमन या ज़्यादा आपसे पूछा गया सवाल ऐसा कौन सा है कि जिस पर वाकई गौर और मंथन करने वाली बात है कि ये जेन्युइन रीज़न है, जेन्युइन प्रॉब्लम है बच्चों का, जो हर कोई पेरेंट्स आपके आके पूछता ही पूछता है, जिसमें समाज में भी इस चीज़ पर सुधार लाने की बहुत आवश्यकता है? तो पिछले 5-6 सालों में पर्टिकुलरली पैंडेमिक के बाद डिजिटल एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन, ये सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा, कोई भी इशू लेके पेरेंट्स आते हैं तो उसमें डिजिटल एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन, ये बहुत बड़ा प्रोपोर्शन है उसमें। पर कोविड में हमने ही चालू कर दिया बहुत बार स्कूल ने कि अब आप मोबाइल लेके बैठो और आपका सब सारा होमवर्क है यही इस पे करो। वही तो वो अच्छे स्कूल वाली बात हो गई ना कि एग्जैक्टली ये जो डिजिटाइजेशन हमने करवाया है एजुकेशन का, इसमें एग्जैक्टली हमने क्या अचीव किया है इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। पेरेंट्स को चाहिए कि स्कूल उनको हमेशा इन लूप रखे, हर एक चीज़ उनके पास आए, हर एक चीज़ उस ऐप पे आए। वो करके एक्चुअली क्या फ़र्क हुआ है ये कोई नहीं सोच रहा। आज ही सुबह की ये न्यूज़ है कि कल स्वीडिश गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि स्वीडन के स्कूल्स डिजिटाइज किए जाएंगे। अच्छा, हाँ, नो बच्चों मोबाइल को नो नेटवर्क। बिल्कुल, बच्चों को तो मोबाइल लाने की परमिशन ही नहीं है, लेकिन ये जो सब डिजिटल एजुकेशन जो चल रहा है कि हर एक चीज़ घर भेजी जा रही है, ऐप बनाए जा रहे हैं, हर एक स्कूल का अपना ऐप है, ये सब बंद किया जाएगा। अरे बाप, बच्चे स्कूल में आएंगे, नोटबुक और बुक लेके आएंगे, पढ़ेंगे और वापस जाएंगे। घर पे जाके अगर उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए इंटरनेट यूज़ करना है तो वो करेंगे, लेकिन स्कूल में नहीं डिजिटाइजेशन नहीं होगा। बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स है ना। बॉटम 20 कंट्रीज़ में हम लोग हैं। अगर हमारा पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो हम तो सबसे गरीब है दुनिया में, तो हम लोग ये क्यों नहीं कर सकते? क्या हमें अपने बच्चों की आहुति देके ही ये बात सीखनी है? तो ये डिजिटाइजेशन वाली जो बात है, इस पे अगर पेरेंट्स स्कूल के साथ काम करें तो सबको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली सर, ये पेरेंट्स जो इन्होंने डॉक्टर मुकेश ने बात की कि पेरेंट्स आपके पास क्वेश्चन क्या लेके आते हैं, एक और क्वेश्चन इसी के चलते हैं कि पेरेंट्स आपके पास बच्चों को लेके आते हैं और वो कुछ कहते होंगे ना कि आप हमारे बच्चे को ये समझाओ, वो समझाओ, तो वो आपके पास सबसे ज़्यादा क्या आता है क्वेश्चंस? मेरे पास जो पर्टिकुलरली जो एडोलेसेंट बच्चों को लेके आते हैं तो पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि ये बच्चा खुद की हाथ से खुद की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है।
वो बच्चे की एंजाइटी हो, वो बच्चे का डिप्रेशन हो, वो बच्चे का स्क्रीन एडिक्शन हो, या उनका रिलेशनशिप पैटर्न हो, या ईटिंग इश्यूज हो, या उनके हैबिट्स हो, पेरेंट्स को काफ़ी हेल्पलेस फीलिंग आता है कि हमारे आँखों के सामने बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है, ज़िंदगी गलत तरीके से जी रहा है, और हमारा बच्चे पे कुछ इन्फ्लुएंस नहीं रहा, हम कुछ कर नहीं सकते। और ये बहुत जेन्युइन हेल्पलेसनेस है, क्योंकि इनमें से मेजॉरिटी बच्चे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि जो किसी भी ठीक ढंग के रास्ते पे उनको नहीं लेके जाने वाली। तो ये पेरेंट्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डिफ़िकल्टी ये है कि कोई बच्चा खुद होके तो काउंसलिंग के लिए आने वाला है नहीं। बच्चा ऐसे थोड़ी बोलने वाला है कि मुझे ज़रूरत है काउंसलिंग की। एग्जैक्टली कौन बोलेगा? एडल्ट्स भी नहीं बोलते तो बच्चे कहाँ से बोलेंगे? तो मेरे जैसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके आने से पहले पेरेंट्स को शायद ये बात बच्चों के साथ खुल के करनी चाहिए कि भाई हमारी पूरी रिलेशनशिप इन इश्यूज की वजह से डैमेज हो रही है, और ये हमें ठीक नहीं लग रहा है। बराबर। तो चलो फैमिली से बाहर कोई तो भी प्रोफेशनल है जो इंडिपेंडेंट है, कि जिसका ना तुमसे कुछ लेना देना है ना हमसे कुछ लेना देना है, उनसे जरा जाके बात करते हैं कि हम लोग रिलेशनशिप कैसे ठीक करें। अगर ये बात आप बच्चों से करते हैं तो बच्चे भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी आपके साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाए रखने में इंटरेस्ट है। बिल्कुल, वो उनकी ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ये सब बोलते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, हम डॉक्टर शुक्ला के पास लेके जाएंगे, वो तुम्हें बताएंगे पढ़ाई कैसे करवानी है, ऐसे अगर आप मुझे सुपारी लेके आते हैं कि भाई इसको टपकाना है ना, कि ये बिल्डिंग नहीं बांधने दे रहा है, जरा तुम उसको बता दो, घोड़ा लगाओ इसके सर को तो ये हमें वहाँ बिल्डिंग बनाने देगा, तो आप सुपारी नहीं दे सकते साइकियाट्रिस्ट को। आपके फैमिली रिलेशन में आपको जो मदद चाहिए वो मैं ज़रूर कर सकता हूँ, वो मेरी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी की बात है, लेकिन सुपारी लेना मेरा काम नहीं है ना किसी डॉक्टर का है। बिल्कुल सर, आज तो आपने हमारे और स्पेशली मेरे भी दिमाग की बहुत साफ़ सफाई कर दी है। तो ऐसे लगता है कि काश आप मुझे 2-3 साल पहले मिले होते तो शायद जो पेरेंटिंग की गलतियाँ मैंने की वो मैं ना करती, एंड थिंग्स वुड हैव बीन मच बेटर। तो मैं चाहूँगी बिफोर वी कंक्लूड दिस एपिसोड कि आप हमारे दर्शकों को, जो सारे पेरेंट्स ये एपिसोड देख रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा टेक अवे मैसेज दे जो उन्हें अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए, उस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए हेल्प करे। सो अ मैसेज फॉर आवर पेरेंट्स। आप सब लोग अगर पिछले 1 घंटे से ये एपिसोड देख रहे हैं तो आप अच्छे पेरेंट्स हो और अच्छा बनना चाहते हो, इसलिए आप ये टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो किसी को भी आपके पेरेंटिंग पे डाउट नहीं करना चाहिए, और जो भी कोई ये डाउट एक्सप्रेस कर रहा है आप उनको बिल्कुल बेदखल कर दीजिए, क्योंकि आपको आपके बच्चों के बारे में इतनी चिंता है, इसलिए आप 1 घंटे से ये एपिसोड देख रहे हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप जो टेंशन लेके पेरेंटिंग कर रहे हो, परफॉर्मेंस प्रेशर लेके पेरेंटिंग कर रहे हो, सिर्फ बच्चों पे प्रेशर नहीं है, आप पे भी काफ़ी प्रेशर है। पीयर प्रेशर जो आता है वो पेरेंट्स पे ज़्यादा आता है कि उसके बच्चे ये कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर रहा। तो ये पीयर प्रेशर बाजू में रख के अगर आपके दिल में जो प्यार आता है, जो डिसिप्लिन आती है, वो आप बेझिझक अपने घर में इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप सुखी रहोगे, आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल बना रहेगा। आप अच्छे पेरेंट्स हो, आपके घर में कुछ बुरा नहीं होने वाला, आपके बच्चों का कुछ बुरा नहीं होने वाला। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे डिसिप्लिन सीखे, बच्चे सेल्फ रिलायंस सीखे, बच्चे आपका आदर करना सीखे, और आप सब लोग एज अ फैमिली बिल्कुल बने रहे अपने ज़िंदगी के अंत तक और उसके बाद भी। ये कॉन्फिडेंस आप सब में होना चाहिए, क्योंकि आप अच्छे पेरेंट्स ऑलरेडी हो। डॉक्टर भूषण सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मिथ्स जो हमारे दिमाग में चल रहे थे बच्चों के प्रति, जैसे हम बच्चों की कंप्लेंट्स कर रहे थे और आप बच्चों के साथ थे, तो कहीं ना कुछ गड़बड़ तो है। पेरेंटिंग में ही ज़्यादा गड़बड़ है, बच्चों को तो गड़बड़ कर नहीं सकते, लेकिन हमारी बच्चों से ज़्यादा अपेक्षाएं, ज़्यादा उम्मीदें कहीं ना कहीं बच्चों का बचपन ख़राब करने के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार ये हमारे विचार है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे दर्शक ये पॉडकास्ट देखने के बाद कम से कम अपने पेरेंटिंग टेक्निक्स में अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस लेकर आ जाए तो उनकी आगे वाली ज़िंदगी और बच्चों के साथ उनके रिलेशंस ये बहुत अच्छे होने में
ये कारगर साबित होगा ये पॉडकास्ट। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। आज आपने बहुत अच्छी और समझदारी की बातें बताई है, और एक जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो कि पेरेंटिंग थोड़ा सा निर्लज्ज भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल मैसेज। आई विल keep this message with me for my lifetime. Thank you so much for your time and being here with us. बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू, विश यू हैप्पी पेरेंटिंग। Thank you.